अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDE142। और आज का ये वीडियो जो ब्लॉक 1 तक हो गया था मीर अमन की फ़न और शख्सियत पर, और आज का ये वीडियो न्यू है। मीर अमन दहलवी का जो फ़न का जो हिस्सा अव्वल है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका इकाई 4 से शुरू होगा। इकाई 4 में फोर्ट विलियम कॉलेज और मीर अमन दहलवी के बारे में है। उसके 5 में आ जाएगा मीर अमन दहलवी का असलोब। उसके बाद 6 में आ जाएगा मीर अमन दहलवी की दास्तान निगारी, और 7 में आ जाएगा बाग व बहार और उसका माखज़ नोह तर्ज मर्शा के बारे में है। तो आज अभी हम इकाई 4 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दहलवी की क्या शुरुआत रही, किस तरह वो उसका सफ़र रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज में हयात और फ़न के बारे में दी हुई है। जो हयात और फ़न में मैं इसके पहले ब्लॉक में पढ़ चुकी हूँ, इसीलिए जो मीर अमन दहलवी का जो कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज में किस तरह का उसका सफ़र रहा उसके बारे में हम शुरू करेंगे, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज और मीर अमन दहलवी, है ना। मीर अमन दहलवी का सफ़र फोर्ट विलियम कॉलेज में किस तरह रहा और कितना दिन तक रहा, ये सारी चीज़ इसमें इस इकाई में दी हुई है। तो चलिए, जैसा कि ये बात बताई जा चुकी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम यूँ ही नहीं हुआ था, बल्कि उसका अदारा का क़याम एक बड़े मकसद के हसूल के अमल में आया था, है ना। अंग्रेज़ हुक्मरानों ने अपने मकासद के बरोए कार लाने के लिए सियासी मसलहतों के पस मंज़र इस अदारा को कायम किया था, ताकि बड़े मकसद के हसूल को मुमकिन बना सके। क्यों ना कि लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर बना कर हिंदुस्तान भेजे गए, तब उन्होंने यहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ का बारीक बनी से जायज़ा लिया। उसके बाद नतीजे पर पहुँचे कि जो नए मुलाज़िम कंपनी के मुख्तलिफ शबों में इंग्लिस्तान से आए हैं, उनकी तरबियत का बेहतर निज़ाम होना चाहिए। क्यों ना कि दूर दराज मुल्क से आकर हिंदुस्तान में काम करने वाले फ़िरंगी मुलाजिम को दुश्वारियों का सामना करना होगा। क्यों ना कि उन लोगों के इंग्लिश के अलावा और जो हिंदुस्तान में जो बोली जाती है वो लैंग्वेज नहीं आता था। तो वो लॉर्ड वेलेस्ली जब गए तो उसका जो फीडबैक एक दिया जाता है कि आपका वहाँ पर कैसा रहा, तो उसने ये फीडबैक दिया कि जो अंग्रेज़ी फ़िरंगी है वो वहाँ पर जो काम करेंगे उसके साथ इस तरह का मसाइल पेश आएगा, है ना। उससे कबल उनकी तरबियत की जाए, बगैर तरबियत की वो बेहतर काम अंजाम नहीं दे सकते। क्यों ना कि अगर हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो कोई भी काम करना बड़ी मुश्किल होगी, है ना। इसलिए बाकायदा उनकी तरबियत का इंतज़ाम किया गया। उसी तरबियत के सिलसिले में लॉर्ड वेलेस्ली के नज़दीक मुलाज़िमिन की तरबियत के 2 अहम पहलू थे। उनमें से एक ये था कि मुलाज़िमिन की आलमी काबिलियत में खातिर ख़वाह इजाफ़ा किया जाए। दूसरी ये कि उनकी मुलाज़िमिन को हिंदुस्तानियों के मिजाज और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शबों और उनकी ज़बान, उनकी आदात वातूर, उनकी तौर तरीक़ से वाकिफ़ कराया जाए, है ना। तो कोई भी मतलब हम अगर कहीं भी जगह जाए तो उनका जो लैंग्वेज है, बोलने का अंदाज़ है, उनका जो रहन-सहन है, उन सबको अपनाएंगे तभी मैं उन लोगों को सही ढंग से समझ पाऊँगा, है ना। समझ पाएंगे, नहीं तो समझना काफ़ी मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो वहाँ पर ही अपना फीडबैक जाके दिए। तो उसका गवर्नमेंट जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने कॉलेज के मकासद को मुफीद तर बनाने के लिए ये ज़रूरी समझा कि अगर अंग्रेज़ों को यहाँ हुकूमत करनी है तो ज़रूरी है कि कंपनी के मुलाज़िमिन को मकामी ज़बान सीखने का नज़म किया जाए और यहाँ के माहौल से आगाही के लिए तालीम और तरबियत का बाकायदगी से बेहतर और मुनासिबत इंतज़ाम किया जाए। वजह रहे कि ये वो तजावीज़ थी जो गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेज़ों के आला हकाम को दिए थे, जिसकी बना पर कॉलेज के क़याम के लिए अहकाम आमेदा हो। और जॉन गिलक्रिस्ट को, जो कि हिंदुस्तानी ज़बान पर दस्तरस रखते थे, कंपनी के मुलाज़िमिन को रोज़ाना दरस व तदरस के लिए तैयार किया गया, है ना। क्यों ना कि वहाँ पर जो सबसे अच्छा हिंदुस्तानी लैंग्वेज को जानते थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे, इसीलिए उनके हवाले वो मुलाज़िमिन को कर दिए कि इनको सिखाना आपका काम है ना, हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना आपकी काम है। लॉर्ड वेलेस्ली चाहते थे कि उनकी कोशिश के नतायज ज़्यादा मुतासिरकिन और शरात पजीर हो, तो उसके लिए उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि आइंदा किसी भी साल अंग्रेज़ मुलाज़िमिन को उस वक्त तक बंगाल, उड़ीसा और बनारस में किसी अहम अहदे पर फाइज नहीं किया जाए जब तक वो तमाम ही कवानीन व ज़वाबात को पास ना रखे और वो मकामी ज़बान का इम्तहान पास कर लेने होंगे, है ना।
वहाँ पर ये मतलब एक होता है ना कैटेगरी होता है कि ये सारी कैटेगरी है वहाँ जॉब लेने के लिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सारी कैटेगरी कर दिया कि हिंदुस्तान की रहन सहन जो है, हिंदुस्तानी जो ज़बान है वो आप लोगों को सीखनी है, तभी आप इन सब जगहों में आपको जॉब मिलेगी। मतलब जॉब की जैसे ही जॉब मिलेगी। उड़ीसा, बनारस, बंगाल है ना उस वक्त का था। उसके बाद मंदरजा वाला सतूर से फोर्ट विलियम कॉलेज के मकासद वज़ाई हो गए। बावजूद उसके ये सवाल पैदा होता है कि वेलेस्ली मुलाज़िमिन को उर्दू सिखाने पर इस कदर मिस्र क्यों थे। दरअसल उर्दू ज़बान उस वक्त हिंदुस्तान गैर हैसियत हासिल कर चुकी थी, जिसका शायद एहसास जॉन गिलक्रिस्ट और वेलेस्ली दोनों को था। इसीलिए वो हिंदुस्तान में बरतानवी मफाद को मजबूत और अंग्रेज़ी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए चाहते थे कि मुलाजिम के लिए हिंदुस्तान की मकबूल आम ज़बान उर्दू का ना सिर्फ जानना बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर सीखना ज़रूरी है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने खतबात अब्दुल हक में कॉलेज के मकासद पर अपने एक खुतबे में तफसीली से रोशनी डाली है। उनके ख्याल में इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले अंग्रेज़ जो कंपनी की मुलाजिमत चाहते थे, अमूमन नाहिल और नाकारा हो जाते थे, इसलिए कि उनकी मजहबी और इखलाकी तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं था। दूसरी बात यह थी कि मुलाजिमन कंपनी के मुख्तलिफ अलसना व मजहब और अतुरा अदादात के लाखों आदमियों के अदालती मालूमात को फसल करने, अजलाह की मालगुजारी का इंतज़ाम करना और उनके झगड़े चुकाने पड़ते थे। अदालतों में वकालत और तमाम ज़रूरी कार्रवाई देसी ज़बान के ज़राए से होती थी। कानून अंग्रेज़ी नहीं बल्कि यहाँ का कदीम कानून राइज था, इसीलिए मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ बहुत पेचीदा और अहम हो गए थे। मामूली फ़राइज़ के अलावा जजों और मजिस्ट्रेटों का वक्तन फ़ौक़्तन गवर्नरबा अजलास व काउंसिल के सामने मौजूदा क़वानीन के मुतालिक मालूमात वगैरह पेश करनी होती थी, जिसके लिए उन्हें अहले मुल्क की ख्वाहिशात और ज़रूरियात का जानना ज़रूरी था। दूसरी बड़ी चीज़ तिजारत थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का असल मंशा था। तिजारत के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी था ताकि मुल्क की ज़बान और हालात से वाकिफ़ हो, और जहाँ तिजारत के साथ हुकूमत का ये साया भी हो, मुल्क की ज़बान, अहले मुल्क के आदात और रस्म रवाज और उनके ऐन व कवानीन का जानना लाजिम हो जाता है ना। मतलब कहीं भी अगर हम जा रहे हैं, कहीं भी ऑफिस में अगर हम दरख्वास्त करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ का जो लैंग्वेज होता है, मेरा घर में हिंदी है, लेकिन अगर मैं कोर्ट में कोई काम करवाने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ कोर्ट में जो लैंग्वेज चलती है उस लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है, तभी मैं कोर्ट क्या बता रही, क्या बोलना चाह रही, वो मैं समझ सकूँ। अगर मैं घर में हिंदी बोलती हूँ और हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं, तो मैं कोर्ट में जो दरख्वास्त कर रही हूँ या फिर जो भी उसका लैंग्वेज मुझे सीखना ज़रूरी है। इसीलिए जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वो इन सारी बातों को नुक्ता नज़र, मतलब सारी चीज़ को गौर से देखा था कि किस तरह से यहाँ पर ही काम होते हैं। अगर मुझे यहाँ पर ही हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है, तो हिंदुस्तान की लैंग्वेज, हिंदुस्तान की रहन सहन, उनकी जो सारी चीज़ हम लोगों के जो वर्कर है उन लोगों को सिखाने होगा, तभी जाके हम हिंदुस्तान में राज कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज को। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहने की वजह है कि ये एक किला में कायम हुआ था, जिसका नाम ही फोर्ट विलियम था। उसके क़याम के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने खुद दिलचस्पी ली और बहुत से शोबे कायम किया, और कोशिश ये कि लायक और काबिल अस्ताज़ा की बहाली हो, और प्रिंसिपल की हैसियत से सबसे पहले ड्यूइट ब्राउन मुकर्रर हुए, और हिंदुस्तानी ज़बान के सदर शबा की हैसियत से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट मुंतखब हुए। ये बात जहन नशी रहे कि हिंदुस्तानी ज़बान से उस वक्त उर्दू ज़बान मुराद ली जाती थी, है ना। हिंदुस्तानी ज़बान मतलब अभी हिंदुस्तानी ज़बान अलग है, उस वक्त आज़ादी से पहले हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू थी। जॉन गिलक्रिस्ट एक ज़हीन और काबिल इंसान होने के साथ साथ मेहनती भी बहुत थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से उर्दू ज़बान सीखी थी, और उन्होंने खुद भी तसन्नुफ़ी और तालीफ़ी खिदमात अंजाम दिए। कॉलेज के क़याम के बाद जब ये महसूस हुआ कि उर्दू ज़बान में किताबें इस लायक नहीं है जो उनकी तरबियत के पेश नज़र मुनासिब हो, तब उन्होंने कॉलेज में मुख्तलिफ शबा जात के साथ एक शबा तसन्नुफ़ व तालीफ़ और तर्जुमा का भी कायम किया, ताकि यहाँ से ऐसी मयारी, आम फहाम, सलसियत और मुफीद किताबी तसन्नुफ़ हो जो सब के लिए कारगर हो, ऐसे आसान तर्जुमे हो जो लोगों के लिए मुफीद। उस ताल्लुक़ से राम बाबू सक्सेना अपनी किताब तारीख़ अदब उर्दू में बहुत वज़ीह अल्फाज में मुफस्सिल तौर पर रोशनी डाली है। वो लिखते हैं,
انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی تجارتی تعلقات کے سلسلے میں بڑے بڑے قطعات ملک حاصل کر لیے تھے، جن کی عمدہ انتظام کے واسطے ضروری تھا کہ ان کے اعلیٰ اعمال اس ملک کی زبان سے جس کا انتظام عاملانہ خواتانہ زرانہ ان کے سفر تھا اچھی طرح واقف ہو جائے۔ تجارتی تعلقات عموماً فیوماً کم ہوتے جاتے تھے مگر انتظامی معلومات بڑھتے جاتے تھے۔ مترجم جن کے ذریعہ اہل ملک کی زبان اور خیالات کو یورپی اعمال یا تذائر سمجھ سکتے تھے، اب بیکار ہو گئے تھے، کیوں نہ کہ یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی قوم و طاقت کے مفید قوم کی زبان اور رسم و رواج اور روایت تاریخی و مذہبی سے کمائے حق بالواسطہ واقف نہ ہوگی، اس پر پوری طور سے حکومت نہیں کر سکتے، اور ان سب باتوں کے لیے ضروری تھا کہ حاکم اپنے محکموں کی زبان سیکھے۔ لہٰذا کورٹ آف ڈائریکٹر نے یہ دیکھ کر کہ ان کے اعمال ہندوستان میں اپنے فرائض منصبی محض دیسی زبانوں کے نہ جاننے کی وجہ سے بہت بری طرح سے ادھوری طریق پر ادا کرتے ہیں، یہ تحقیقی حکم دے دیا کہ آئندہ سے ان کے حکام مقامی اپنے اعمال کے واسطے دیسی زبانوں نے کما حقہ وقف کو ضروری کر دیے۔ اسی کے ساتھ چونکہ بڑے بڑے قطعات ملک انگریزی علمبرداری میں داخل ہوتے جاتے تھے، لہٰذا پارلیمنٹ انگلستان کو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ رعایا کی فلاح اور بہبود اور تعلیم ترقی کی ذمہ داری بھی ہمیں پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ اب اس کی کوشش ہونے لگی کہ جو رکاوٹ خانہ جنگیوں اور ملک کی لڑائیوں کی وجہ سے لوگوں کی تعلیم میں پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے تعلیم کو بہت سخت صدمہ پہنچ رہا تھا، اب دور ہو جائے۔ اسی اصول پر تعلیم انگریزی کی اشاعت شروع ہوئی، جس سے خیالات اور زبان دونوں میں انقلاب عظیم پیدا ہونا شروع ہوا، جس کا اثر کہیں نظم پر پڑا اور کہیں نثر پر۔ مختصر یہ کہ تعلیم انگریزی نے ہندوستان کے واسطے وہی کیا جواب سے 500-600 بستر نشاط ثانیہ نے یورپ کے واسطے کیا تھا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر تغیر اور انقلاب کے ساتھ اچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی ضرور آ جاتی ہیں، مگر اس صورت میں اچھائیوں کا پلہ بھاری رہا، یعنی اس تعلیمی تغیر سے دیسی زبانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ نوح طرز مرثا جو فارسی قصہ چار درویش کا ترجمہ ہے، جسے میر عطا حسین نے اردو کا جامہ پہنایا تھا، مگر ان کے ترجمے کی خامی یہ تھی کہ انہوں نے مقفع اور مجسمہ عبارت کے ساتھ ساتھ بےحد سخت الفاظ سے کتاب کو بوجھل کر دیا تھا۔ جملے فارسی اور عربی سے پر تھے، الفاظ اور ترکیب کا بوجھل پن، تشبیہات اور استعارات، تخلیف وضع سے بھرپور اسلوب نے پڑھے لکھے طبقے کے لیے محدود بنا دیا تھا۔ اس سے استفادہ ہر خاص و عام کے بس کا نہیں تھا، وہ اس کتاب کو بآسانی سمجھ سکے، مگر میر امن دہلوی جو کہ فورٹ ولیم کالج کے پروردہ مصنف میں ایک اہم مقام رکھتے تھے، انہوں نے میر عطا حسین تحسین کی نوح طرز مرثا کو دہلی کی ٹھیٹ زبان میں منتقل کیا۔ باغ و بہار میں زبان کی سادگی، روزمرہ اور محاوروں کی چاشنی، ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی عکاسی، روانی و سلاسل جذبات نگاری موجود ہے۔ ان کے علاوہ ان میں فن قصہ گوئی سے آگاہی جھلکتی ہے۔ میر امن کی اردو نثر آج بھی زندہ ہے اور زندہ زبان کا بہترین نمونہ ہے۔ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے کیا گیا تھا، یہ ہم سب کو معلوم ہے نا۔ انگریزوں کے ہندوستانی زبان سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کی زبان میں رابطہ قائم کر سکے تاکہ عوام کے ساتھ جڑ سکے اور اپنے مقاصد میں آسانی سے کامیاب ہو سکے۔ اس کالج میں ہندوستانی زبانوں کے ماہرین کو ملازم صرف اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ انگریزوں کے لیے ہندوستان کی مقبول و مشہور کتابوں کو آسان ہندوستانی زبان میں اتنے سہل سلیس اور دلچسپ پرائے میں لکھ دے کہ وہ کتابیں انگریزوں کے لیے نہ صرف یہ کہ زبان سیکھنے کا مؤثر ذریعہ بنے بلکہ ان کے حوالے سے انگریز یہاں کی تہذیب و معاشرت سے بھی اچھی طرح واقف ہو جائے۔ ایسا انگریزوں نے اس لیے کیا کہ ان کی تجارت کا دائرہ تو بڑھ ہی رہا تھا، ان کے دلوں میں چھپی حکومت کی خواہش بھی پروان چڑھ رہی تھی۔
اس کے لیے ضروری تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ ہو، اور رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ سب سے مناسب طریقہ تھا ہندوستانی زبان کا شعبہ کھولا تو گیا۔ انگریزوں کے پیر کو ہندوستان میں مضبوطی سے جمانے کے لیے، مگر اس سے ہندوستانی زبانوں کو فائدہ پہنچ گیا، خصوصاً اردو زبان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ بہت سی ایسی کتابیں اس کالج میں لکھی گئی یا ترجمہ کرائی گئی جو اردو نشر کے ارتقاء میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ انہی میں سے میر امن کی باغ و بہار میں ایک ہے۔ میر امن نے اپنے دبیچے میں انگریزوں کے اس مقاصد کی طرف لکھا بھی ہے: صاحبان ذہی سان کو شوق ہوا کہ اردو زبان سے واقف ہو کر ہندوستانیوں سے گفت و شنید کر اور ملکی کام کو بآگاہی تمام انجام دے۔ اس واسطے کتنی ہی کتابیں اسی سال بہو زب فرمائش کیے ہوئے۔ جان گلگلی صاحب نے کہ ہمیشہ اقبال اس کا زیادہ بلند رہے جب تلک گنگا جمنا ہے، لطف سے فرمایا کہ اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ ہندو مسلمان، عورت مرد، لڑکے بالغ خاص و عام آپس میں بولتے چلتے ہیں، ترجمہ کرو۔ معافی کو حکم حضور کہ میں نے اس محاورے میں لکھنا شروع کیا جسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ درج ذیل اقتباس سے واضح ہے کہ میر امن نے ترجمے میں سادہ اور آسان زبان کا استعمال کیا تاکہ قصے کو عوام و خواص سبھی سمجھے اور لطف اندوز ہو، ہے نا۔ یہ ہو گیا فورٹ ولیم کالج بنانے کا جو مقصد تھا، اور میر امن دہلوی کی جو سفر تھا، ان کا کیا کام انجام رہا اس سلسلے میں۔ اس کی جو نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی فورٹ ولیم کالج سے منسلک میر امن دہلوی کی رفقائی، مطلب دوست یا ہم اشرف بول سکتے ہیں، ہے نا۔ جو میر امن دہلوی کے کون رفقائے رہیں، ان سلسلے میں ان لوگوں نے کس طرح کا کام انجام دیا فورٹ ولیم کالج میں، اس سلسلے میں ہم اس کی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔